जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को साथियों हम लोग देखने वाले हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि आज की इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ साथियों मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन, जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और मैथ और रीजनिंग के साथियों क्वेश्चन होंगे। मैं कहूंगा आपकी किस्मत अच्छी है जो आपने इस वीडियो में एंट्री कर ली है, और आप अपनी किस्मत को अगर जिंदगी भर अच्छा करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को साथियों पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका सिलेक्शन साथियों करवा देगी। तो मैंने यहां पर हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ साथियों लिया है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ, मैथ, रीजनिंग। तो इस वीडियो को साथियों देखिए और अपनी परीक्षा को क्रैक करिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि पुत्र वधु साथियों कैसे लिखा जाता है? ऐसे, 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 ऐसे। तो मेरा मानना है जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साथियों पुत्र वधु, वैसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए एक शब्द दे रखा है सुलभ, इसका आपको साथियों विलोम बताना है। तो सुलभ का विलोम पता क्या होता है साथियों? दुर्लभ होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। इसके लिए अगर एक शब्द मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? इसको अल्पमत नहीं कहेंगे, सहमत नहीं कहेंगे, इसको बहुमत कहा जाएगा। अगर आधे से अधिक लोगों की मिलकर कोई एक राय है तो उसको कहा जाएगा बहुमत। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है, यानी कि आफत सिर पर लेना। तो आफत सिर पर लेना, इसका मतलब क्या होता है? झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना। मैं कहूंगा झगड़ा मोल लेने को कहते हैं आफत सिर पर लेना। उसके बाद देखिए, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। क्या प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता? तो अंडरलाइन जो है ना वो यहां पर है। तो आपको बताना है साथियों यहां पर क्या आ सकता है। मापा नहीं जा सकता, ये नहीं होना चाहिए। जोड़ा नहीं जा सकता, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं, नापा नहीं, ये भी नहीं। आका नहीं जा सकता, ये होना चाहिए। यानी कि इस जगह पर जो आएगा वो आका नहीं हो जा सकता, ये आना चाहिए और पूरा वाक्य फिर आपका सही होगा। कहने के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यथाशक्ति कैसे लिखा जाता है? तो ये तो याद थाकती लिखा है, जो कि गलत है। ये आपने शब्द कभी पढ़े ही नहीं होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। यथाशक्ति आपने देखा होगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, करिए जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहेंगे? देखिए जो ईश्वर की अगर बात करें मानता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको सातु आस्तिक कहा जाएगा जो ईश्वर को मानता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको तो सातु नास्तिक कहा जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जा रहा है सातु नक्षत्र कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए सातु आपसे पूछा जा रहा है कि सौम्य का सातु विलोम क्या होगा? तो क्या आपको मालूम है सौम्य का विलोम क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं, सौम्य का विलोम सातु उग्र होता है। उग्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर अगर बात करें तो दीपक के बाद साथियों खाली जगह है। क्या दीपक की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपको बताने खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। कहा जा रहा है कि भाई की शादी पर दीपक प्रकाश से भरकर नाचने लगा। तो प्रकाश से भरकर नाचने लगा होना चाहिए, उल्लास से भरकर नाचने लगा, हर्ष से भरकर नाचने लगा, या उन्माद। मैं कहूंगा उल्लास यहां पर शब्द आना चाहिए। भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा, ये पूरा वाक्य आपका होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, धरती का आपसे पूछा जा रहा है सातु समानार्थी क्या होगा? तो वैसे तो धरती के बहुत सारे समानार्थी हैं, लेकिन इसमें से धरती का समानार्थी जो है मैं कहूंगा मेदिनी है। मेदिनी मतलब भी सातु धरती ही होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कौन सा शब्द यहां पर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? यानी कि प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है? देखिए प्रज्वलित की अगर बात करें तो जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है सातु प्रज्वलित। उसके बाद देखिए वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। इसमें आपको बताने दिक्कत आपको सातु कहां पर लग रही है मुझे बताइए। देखिए वह बड़ा जबरदस्त, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जस्त। जस्त नहीं होना चाहिए सातु, जस्त की जगह पर दस्त आना चाहिए। यानी कि जबरदस्त होता है सातु, ये जबरदस्त लिखा हुआ है। तो दिक्कत कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ये गलत है, गलत है, तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे सातु? देखिए अगर आप वाकई में 2026 वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप खुद भी आपको मोटिवेट होना पड़ेगा और मुझे भी साथियों मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं मोटिवेट होता हूं अगर आपका लाइक मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूं, और इतनी मेहनत करूं वो सारे क्वेश्चंस लाकर आपको दे दूं जो आपकी परीक्षा में आपको दिखेंगे, है ना?
तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को साथों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने को अतिशोक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिशोक्ति। आपका अगर जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पहाड़ का पर्यायवाची साथों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो पहाड़ को तो हम लोग क्या अचल, गिरीश, अनंत, सुरंग, मैं कहूंगा अचल कहा जाता है साथों पहाड़ को। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके अलावा पहाड़ को साथों देखिए गिरी भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, शैल भी कहा जाता है पहाड़ को। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करते हैं। यानी कि अंधेरे में तीर चलाना, ये आप अक्सर बोलते होंगे। तो अंधेरे में तीर चलाने का मतलब होता है इधर उधर करना नहीं, टाल मटोल करना नहीं, व्यर्थ श्रम करना नहीं, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। यानी कि लक्ष्य विहीन प्रयास करने को कहा जाता है अंधेरे में तीर चलाना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलता है। यहां पर आपको विलोम बताना है साथों पुरस्कार का क्या हो सकता है। तो पुरस्कार का विलोम दंड होगा, भेंट होगा, इनाम होगा, उपहार होगा। मैं कहूंगा पुरस्कार का विलोम साथों दंड होता है। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, कलम ना रुकना, इसका मतलब क्या होता है? लिखते ही रहना, क्या इसका मतलब होता है ना? कलम कसाई, कलम कसाई का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। क्या कलम को तोड़ने वाले को कलम कसाई कहते हैं? नहीं साथियों, क्रूरता पूर्वक लिखने वाले को, या जो कठोर लिखता है सातु बहुत ज्यादा, या क्रूरता पूर्व ज्यादा सही रहे, क्रूरता पूर्व जो लिखता है उसको सातु कलम का कसाई कहा जाता है। तो ये तो गलत है, और गलत है तो यही आपका जवाब हो जाए। उसके अलावा कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, बिल्कुल सही। कलम उठ न सकना, लिख न सकना, बिल्कुल सही। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो बहुत जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो बहुग कहा जाता है सातु, जो बहुत जानता है। अच्छा, जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको अग कहा जाएगा, जो कुछ ना जानता हो। जो सब कुछ जानता है ना, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा, और जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाएगा। दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की, 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि कमल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो कमल की अगर बात करें, इसमें से पयोज शब्द की अगर बात करें तो ये कमल का साथियों क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों 20 सवाल हो चुके हैं, और 20 सवाल अब हम लोग देखेंगे जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर के। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी होता है साथियों एसएससी जीडी में। चलिए, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो अगर 3 फीट चौड़ाई है तो 2 फीट साथियों क्या रहेगी? अगर 3 फीट अगर लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई रहेगी। जैसे कि मान लीजिए साथियों कुछ इस प्रकार से बनता है ना, तो अगर ये 3 इंच है तो ये 2 इंच रहेगी, अगर ये 3 फीट है तो 2 फीट रहेगी, अगर ये 3 मीटर है तो साथियों 2 मीटर रहेगी। सिंपल सी बात है। तो जो रेशियो रहता है वो 3:2 का रहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कार्बेट टाइगर रिजर्व साथियों ये किस राज्य में स्थित है? अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो उत्तराखंड आपको बता देना है, क्योंकि कार्बेट टाइगर रिजर्व साथियों उत्तराखंड में ही स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको ध्यान रखना है साथियों ताशकंद होती है। क्या होती है उज्बेकिस्तान की राजधानी? ताशकंद है। अगला देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आ जाए कि अयोध्या भैया किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, झीलों की नगरी साथियों किस शहर को कहा जाता है, बताइए मुझे। तो साथियों उदयपुर को, आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? साथियों उदयपुर को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को, या क्या लिखा हुआ है, अदन को, या कुआलालंपुर को, न्यूयॉर्क को, मैं कह सकता हूं पूर्व का प्रदेश द्वार किसको कहा जाता है? साथियों सिंगापुर को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। माउंट एवरेस्ट साथियों भारत में है, नेपाल में है, चीन में है, भूटान में है, तो ये तो नेपाल में है। नेपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों चेन्नई में स्थित है। ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिए, एक आत्मकथा है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। ये भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो अनब्रेकेबल की अगर बात करें तो ये साथियों मैरी कॉम के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन किसके लिए साथियों? भगत
भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सिंह की अगर बात करें, इनके शहीद होने की याद में ही सातों शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को। भारत सरकार ने इनमें से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया? तो मैं कहूंगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथों कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो मैं कह सकता हूं किसकी बात चल रही है, सुनील गावस्कर की बात चल रही है। सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है। अगला देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना सातु किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमद शाह यानी कि हसन गंगू के द्वारा ही बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से सातु कौन सा था? तो अगर बात करते हैं द बंगाल गजट की, तो जो बंगाल गजट था यह भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। यह बात आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड के अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को साथियों कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन अच्छा है साथियों, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं पामीर के पठार को कहा जाता है साथियों संसार की छत। आंसर आपका डी होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जो मूल संविधान था साथियों इसमें तो 8 अनुसूचियां थी। तो जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो किसको भेजी हैं साथियों बताइए? सीरिया को भेजी हैं। सीरिया को भेजी है, तो सीरिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि हाल फिलहाल में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बना है? तो कौन से देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा जर्मनी देश की बात चल रही है। जर्मनी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं साथियों? सुमित बाली शामिल हुए हैं। सुमित बाली आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों? रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सवालों को भी आप लोग बेहतर अंदाज में देखेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक साथियों देखेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। यानी कि 4 यहां पर है, ये 4 लिखा हुआ है साफ साफ, इसके विपरीत पर क्या होगा? देखिए मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दूं, जैसे कि ये 5 लिखा हुआ, अगर 5 के विपरीत पूछते तो एक नंबर को छोड़कर 1 आता, यानी कि 5 के विपरीत 1 होता। और उसके अलावा अगर बात करते साथियों यहां पर अगर बात करें 2 का विपरीत पूछते तो 4 आता। 4 का विपरीत पूछे तो 2 बताना, 2 के विपरीत पूछे तो साथियों 4 बताना। बचा क्या? 3 के विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 का विपरीत पूछा गया था, 4 का विपरीत 2 है। तो 2 जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो। कह रहे कि EIM के बाद QUY है, उसके बाद CGK है, उसके बाद कौन से 3 लेटर साथियों यहां पर आएंगे? देखिए ई जो होता है वो 5 पर होता है, Q 17 पर होता है, C 3 पर होता है। तो कितना कितना गैप बढ़ रहा है? देखिए 5 से यहां पर 17 हुआ, मैं कहूंगा 12 बढ़ रहा है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं Q 17 पर होता है, ये हो गया है साथियों 3 पर। अगर हम Q से Z तक जाएं और फिर Z के बाद A और फिर B और फिर C पर जाएं तो इसमें भी कितना बढ़ा है साथियों? 12 ही बढ़ रहा है। तो इसमें भी साथियों 12 बढ़ेगा। तो ये C 3 पर होता है, 12 और 3 और 12 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 पर O होता है। तो O तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी साथियों I से U हुआ है, 12 बढ़ा है, और फिर मतलब सब में 12 12 12 बढ़ रहा है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अब ये सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपसे कह रहे कि किसी विशिष्ट भाषा में NUKMEXIL को लिखा जाता है लिट दिस लाइट, की में 2 को लिखा जाता है द ब्राइट लाइट, न्यू की यून को लिखा जाता है दिस इज ब्राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लिट का कोड यहां पर क्या होगा, लिट का अर्थ क्या होगा। अब आपको सबसे पहले साथियों ये देखना है कि लिट आखिर कहां पर लिखा हुआ है। लिट मुझे यहां पर दिख रहा है, यानी कि लिट का कोड हो सकता हो न्यूक हो सकता हो म्यू हो सकता हो मी हो सकता हो एक्सिल हो। तो मैं कहूंगा लिट का कोड निकालने से पहले हमें दिस का कोड पता होना चाहिए और लाइट का कोड पता होना चाहिए। तो देखिए दिस कहां पर लिखा हुआ है, दिस 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 आपका यहां पर लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें से ये वाली लाइन और इसमें से क्या सेम है, वही आपका दिस का कोड होगा। देखिए NUK की अगर बात करते हैं तो NUK इसमें भी है, NUK इसमें भी है ना। तो मैं कहूंगा NUK जो हो जाएगा ये किसका कोड हो जाएगा, ये दिस का कोड हो जाएगा। तो अब NUK आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दिस का कोड है। अब लिट का कोड या तो ME होगा या XIL होगा। अब यहां पर बचा लाइट, लाइट के कोड की अगर बात करें यहां पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से क्या सेम है मुझे देखकर बताइए। चलिए
तो की नहीं, एम ई, हाँ सातु एम है, यानी कि एम ई की अगर बात करते हैं तो ये सातु लाइट का कोड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर एम ई भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेल आंसर होगा, क्योंकि यही आपका लिट का कोड होगा। तो एक्स आई एल कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इस चारों में से आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है। देखिए पी से आर हुआ है तो 2 बड़ा है, क्या बड़ा है? 2 बड़ा है। आर से एन हुआ है, ये तो घटा गया है, कितना घटाया गया? 4 घटाया गया है। और 14 से 20 हुआ है, फिर सातों 6 बढ़ा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करते हैं साथियों, y से a हुआ है, इसमें कितना बढ़ाया गया? 2 बढ़ाया गया है। ठीक है, a से w, इसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। n से p हुआ, इसमें भी साथियों 2 बढ़ाया गया। p से l हुआ, इसमें कितना घटाया गया? ये तो 4 घटाया गया। ठीक है, और l से r हुआ है 12 से 18, यानी कि 6 बढ़ाया गया है। तो जो लॉजिक यहां पर है वो लॉजिक यहां पर है। अगर यही लॉजिक यहां पर भी लग जाएगा तो आंसर हमें मालूम पड़ जाएगा। s u q w, ये s कुछ नहीं होगा। S से U जो हुआ है साथियों यहां पर 2 बड़ा है, और Q से U से Q हुआ, ये तो घटाया गया, 4 घटाया गया, और यहां पर Q से W हुआ है, फिर वही बात साथियों 6 बड़ा, यानी कि मैं कहूंगा सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। बी वाला होगा तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कह रहे हैं कि 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 81 आ गया, उसके बाद आपको बताने क्या नंबर आएगा, और उसके बाद 15,000 क्या साथियों 15,625 ही आना चाहिए। तो 15,625 आ जाएगा, क्या दिक्कत है साथियों? ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए अगर हम 8 81 की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 का क्यूब होता है। क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको भी साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये 2 का क्यूब, ये 81 की अगर बात करें तो ये 9 का हो जाएगा। ये एक काम करिए साथियों, अगर हम इसको 2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात अगर आप 4 कर दे, 2 की घात नहीं हो पाएगा, 2 की घात 4 करोगे कितना आएगा? देखिए जरा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, ये तो 16 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर यहां पर अगर बात करें 3 करके देखिए और घात 4 करके देखिए, ये 3 घात है, ठीक है ना, ये 3 घात है, ये 4 घात करिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, यानी कि 9 गुणा 9 81 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 4। तो यहां पर साथियों क्या आएगी एक बार मुझे बताइए। देखिए 1 2, इसकी घात 1 मान लेते, 1 2 3, तो यहां पर 4 आ जाना चाहिए, और यहां पर अगर 5 कर दें, घात 1 है ना, 3 4 5, तो घात साथियों कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। जरा देखिए करके साथियों, क्या अगर बात करते 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 हो गया, 3 हो गया, 5 पंजे 25, ये 125 गुणा 125, जरा कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। क्या 15,625 आता है? एक बार कैलकुलेशन आप लोग यहां पर करके देखिए, मैं भी करा लेता हूं। 125 गुणा 125, बिल्कुल साथियों 15,625 आया है, यानी कि इसकी घात जो आएगी वो 5 ही आएगी, है ना। कितनी आएगी साथियों? 4 की घात 5 का मान आपको निकालना है तो निकाल लेते। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 की गुणा आपको 16 से करानी है, तो इसकी भी साथ हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके करा लेते, क्या दिक्कत है? ये तो बहुत आसान है, आप भी करा सकते हो। 64 गुणा 16 की अगर बात करें 1024 आए। क्या 1024 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, देखिए यहां पर एक चित्र बना है, पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, चौथा चित्र कहां पर होगा? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, सी में, या साथियों डी में। देखिए मुझे यहां पर एक बात लग रही, यहां पर जो भुजाएं हैं ना वो 3 भुजाएं हैं, यहां पर 4 भुजाएं हो गई और यहां पर 5 हो गई, तो यहां पर 6 भुजाएं हो जाएंगी। 6 भुजाएं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी कि जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है, उसी प्रकार मेनियर रोग किससे संबंधित होगा? मुंह से, दांत से, कान से, या सातु नाक से। देखिए मेनियर रोग की अगर बात करें तो ये कानों से संबंधित होता है, मेनियर रोग। आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि सी एन के बाद आया है जे यू आर, तो उसी प्रकार एफ जे एल के बाद यहां पर कौन से 3 लेटर बन सकते हैं? देखिए ये सी से जे हुआ है, यानी कि कितना बढ़ाया गया? 7। एन से यू हुआ है, यहां पर भी 7 बढ़ाया गया है एन से यू होने में, और के से आर हुआ है 11 से 18, यहां पर भी 7 बढ़ाया गया है, तो 7 7 7 इसमें भी बढ़ेगा।
एफ में 7 बढ़ाओगे तो एम आएगा, जे में 7 बढ़ाओगे साथियों तो क्यू आ जाएगा, एल में 7 बढ़ाओगे तो 12 7 19 होता है, 19 पर एस आता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर आपका एस आ जाएगा, यानी कि एम क्यू एस कहां पर लिखा हुआ है, एम क्यू एस ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है क्या कि एम एन एल ओ और क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक पंक्ति में बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं साथियों, 1 2 3 4 5 और एक साथियों 6 लोग यहां पर बैठ गए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि एम और एन पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, एल एन के बाएं बैठा है ना, एल जो है ना एन के बाएं बैठा है, एम के दाएं कौन बैठा है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, अगर एम और एन पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं और एन के बाएं बैठा हुआ है साथियों एल, तो हम क्या करेंगे, हम एन को यहां पर ही बैठा लेंगे और एम को हम यहां पर बैठा लेंगे। क्योंकि अगर हम एन को यहां पर बैठा देंगे तो फिर भाई मेरे साहब के एन के बाएं कैसे एल बैठ सकता है, तो एल को हमें इधर दाईं तरफ ही बैठाना होगा। तो एन के बाएं कौन बैठा है, एल बैठा है, एल यहां पर हो जाएगा। और ये भी कंडीशन पूरी हो गई, एम और एन पंक्ति के छोरों पर हैं, ठीक है ना। तो एम के दाएं ओर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, नहीं कि यहां पर सातु कौन है ये आपको बताना है। चलिए कुछ छूटा है, अच्छा ये छूटा है, क्यू और एच के बीच में है कौन, क्या कुछ अधूरा है, क्यू और एच बीच में, अच्छा क्यू और एच बीच में, यानी कि यहां पर और यहां पर क्यू और एच हो जाएंगे। अभी हमें नहीं पता है, क्या पता एच यहां पर हो, क्या पता क्यू यहां पर हो। अच्छा अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये बीच में ही तो है। अब यहां पर अगर बात करें कितने लोग थे, 6 लोग थे ना। अब एक बचा, एक की जगह बची है, तो एक वो कौन आ जाएगा, वो ओ आ जाएगा। तो मैं कहूंगा एम के दाएं कौन है, एम के दाएं ओ है। ओ आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, तो मान लेते साथियों ये पेन हो गए और ये सभी के सभी पेन क्या हो गए साथियों, पेंसिल हो गए, ठीक है। समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिखा है। कुछ मार्कर पेंसिल हैं, तो कुछ मार्कर पेंसिल है, मान लीजिए साथियों इतनी पेंसिलें जो है ना क्या है, ये मार्कर हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी पेन मार्कर, भाई साहब सभी पेन मार्कर नहीं है, कुछ पेन भी मार्कर नहीं है, गलत है। कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर हैं, ये भी गलत है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आपसे कहने के LUCKNOW को ये लिखा जाता है ना। अच्छा लखनऊ को ये लिखा जाता है, उदयपुर को ये लिखा जाता है, तो ग्वालियर को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा यहां पर साथियों ध्यान देंगे, है ना, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप ये पाओगे कि जैसे कि यहां पर अगर बात मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर लिखकर LUCK और NOW। अब इसके नीचे साथियों हम इसको लिखते हैं, अगले वाले को लिखा हुआ है CULKWON। देखिए साथियों सी यहां पर आ गया, एल यहां पर आ गया, यू जैसा था यू वैसा ही आ गया। उसी प्रकार अगर बात करते ए के जैसा था वहां पर आ गया, एन यहां पर आ गया, डब्ल्यू यहां पर था और ओ जहां पर था वहां पर आ गया। अच्छा यहां पर भी यही चीज लगी हुई है, तो यहां पर भी साथियों हम इसको कर देते, क्या दिक्कत। देखिए ए पहले आ जाएगा, ए पहले आ जाएगा, डब्ल्यू जैसा वैसे ही आ जाएगा, फिर साथियों जी आ जाएगा। उसके बाद एल जहां पर है एल भी वहीं पर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, आर आ गया, ओ आ गया, आई आ गया। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है मुझे बताइए, AWGLROI, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने साथियों मैथ्स के क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सवालों को भी साथियों देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने की पूरी आप लोग कोशिश करिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं साथियों मैथ के, वो एकदम टॉप लेवल के और ऐसे कॉन्सेप्ट लिए हैं जो अब ट्रेंड कर रहे हैं और आज कल की परीक्षाओं में, यानी जो परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है, जिस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है साथियों, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए तो करें कि एक दुकानदार कोई गैजेट 25% की छूट पर 1125 रुपए में खरीदता है, ठीक है। यदि वो इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर पॉइंट कहा गया है कि एक दुकानदार कोई गैजेट 25% की छूट पर जब वो खरीदता है तो 1125 रुपए में खरीदता है। अगर 25% की छूट पर वो चीज खरीदी गई है, यानी कि वो 75% में खरीदी गई है, और वो कितने की खरीदी गई है, 1125 की खरीदी गई है। अगर
देखिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है, पहले इसका 100% सातों निकाल लीजिए। 100% कैसे निकलेगा, 1125 बटे 75, 100% के लिए 100 से गुणा कर लेंगे साथियों। 25 चौक और 25 तियां, 3 से कट करेंगे, 3 तियां 9, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 375 की गुणा साथियों 4 से आप लोग करा लीजिए। 375 की गुणा 4 से अगर कराए, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 तियां 12, 13 14 15। यानी कि अब यहां पर देखिए साथियों 1500 रुपए का वो क्या हो गया, उसने अगर बात करते हैं साथियों वो 1500 रुपए की रही होगी। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। 10% की छूट यानी कि इस 1500 रुपए पर, ये 1500 रुपए ही अंकित मूल्य है ना। अंकित मूल्य क्या होगा, अरे भाई वो छूट उसने 25% की दी है, लेकिन अगर वो छूट नहीं देता तो वो उसका अंकित मूल्य होता है ना। तो 25% की छूट दी गई है तो 1125 में बिकी है। अगर वो छूट नहीं देता तो वो वस्तु 1500 रुपए की होती। तो कह रहे हैं कि अब उस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। इसका 10% छूट देकर बेचता है तो साथ इसको 90% में बेचेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 नीम 135 जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं 1125 रुपए की उसने खरीदी थी, 1350 रुपए की साथ वो बेच रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा 225 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 225 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि खिलौनों की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में खिलौना तैयार करता है। यदि 10:30 से 12:30 घंटे तक 1248 खिलौने तैयार किए जाने हो तो इसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा। देखिए ये जो समय आपको दे रखा है ना, ये असल में 2 घंटे का समय है। कितना, 2 घंटे का समय है। या इसको अगर हम क्योंकि यहां पर मिनट में है तो अगर हम इसको मिनट में बदलेंगे तो 120 मिनट आ जाएगा, है ना, 120 मिनट आ जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, खिलौनों की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी, कितने कर्मचारी, एक कर्मचारी 5 मिनट में, एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करते हैं। तो कहने के 2 घंटे में क्या, अच्छा ये क्या था, ये एक कर्मचारी था। तो कितने कर्मचारियां आपसे पूछे जा रहे, तो मैं कहूंगा इतने कर्मचारी। अरे भाई एक कर्मचारी 5 मिनट में एक काम करता है, इतने कर्मचारी कितने मिनट में, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में, 120 मिनट में कितने खिलौने तैयार करें। यहां पर एक खिलौना तैयार किया जा रहा था, यहां पर 1248 खिलौने तैयार किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इसको कैलकुलेट करके आप x का मान निकाल देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ जाइए। चलिए तो इसको अभी यहां थोड़ा सा कट कर लें साथियों, 6 से कट कर लें। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 और 0 लग जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 20 आ गया। और अगर कट करेंगे 10 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे 1 0 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे साथियों, अब करेंगे 104 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 5 गुणा 104 हो जाएगा। और बटे में साथियों ये 10 आ जाएगा और बराबर ये आपका 100 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे 2 आएगा, 2 से कट करेंगे साथियों आपका 52 यहां पर आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों कर्मचारियों को, कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा, 52 कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा। 39,000 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है, तो ए का हिस्सा सातों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं सातों, ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, यानी कि ए का हिस्सा जो है ये बी के हिस्से का 1/3 है। के लिए गुणा आ गया। तो अब एक काम करिए, बराबर लगा बी यहां पर है, बी सातों नीचे आ जाएगा क्योंकि बराबर लगा। तो बी को यहां से हटाकर बी को हम सातों यहां लिख देंगे। तो ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा सातों, 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। ऐसे भी मान सकते हैं साथियों, बी को सी से 20% अधिक मिलता है। एक काम करिए आप ऐसे मान लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि बी को, यानी कि इसको सी से 20% अधिक मिलता है। अगर मान लेते सी को 100 मिलता है, सपोज दैट, अभी इसको भूल जाइए, सी को 100 मिलता है तो कह रहे कि बी को सी से 20% अधिक मिलता है। तो सी को अगर 100 मिलता है तो 20% अधिक मिलता है बी को, तो 120 मिलेगा। और यहां पर अब अब इसको समझिए आप, कह रहे कि अगर बी को 3 मिलता है तो ए को 1 मिलेगा। यानी कि अगर बी को क्या मिलता है, बी को 3 मिलता है तो ए को क्या मिलेगा साथियों, 1 मिलता है। यानी कि अगर ये 120 है तो ये 40 ही होगा।
क्योंकि ये 40 से कम 40, 40 तियां 120। तो देखिए वही अनुपात आ गया है ना, 1:3 अनुपात आ गया। तो अब हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। तो यहां पर अगर बात करते हैं साहब, तो इसको छोटा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनुपात हमें पता चला 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छंग और 2 पंजे हो जाएगा, है ना। अब ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ चुका है। अब आपसे कह रहे हैं कि 39,000 रुपए की कुल धनराशि है, आपसे ए का हिस्सा यहां पर सातु पूछा जा रहा है। ए का हिस्सा कितना है, 2 है। टोटल योग कितना है सातु, 11 12 13, 13 है, इसको कैलकुलेट करिए, 13 3 39, यानी कि 3,000 दूना कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 6,000 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा सातु 6,000 होगा, और 6,000 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, मैं लिख दूं साथियों, ये थोड़ा सा दिक्कती सवाल है, टाइपिंग भी एरर है यहां पर। सबसे पहले अगर बात करें 2 + 3 और उसके बाद साथियों भाग है, और फिर 2 है, और फिर उसके बाद ऑफ है, 3/2 है, और प्लस आपका साथियों 2 है, ब्रैकेट बंद है। 4 × 2 है, और भाग है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद ऑफ है, और फिर साथियों 1/2 है, और प्लस 2 - 1/2 यहाँ पर है। इसको आपको साथियों क्या करना है, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना है। अगर हम इसको साथियों सॉल्व करें, देखिए 2 + 3 भाग 2, ऑफ के लिए गुणा आ जाएगा, 3/2 यहां पर हो गया, प्लस आपका क्या होगा, 2 हो गया। इसकी अगर बात करते साथियों, यहां पर क्या आ जाएगा, 4 × 2 भाग 2 गुणा 1/2। अब लेकिन शर्त क्या है, सबसे पहले यही सॉल्व होगा, सबसे पहले यही सॉल्व होगा। ऐसे नहीं कि भाग को सॉल्व कर दो, प्लस आपका 2, इसको तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं साथियों, है ना। कितना आ जाएगा, अरे भाई 2 में से आधा जाएगा, 1.5 बचेगा, 1.5 बचेगा ना। या एक काम करिए, इसको यहां पर सॉल्व करें, 2 दूना 4, 4 में से 1 यानी कि 2, 3/2 बिल्कुल साथियों, 3/2 यहां पर आ जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूं, क्या करना है, इसका हटा दिया मैंने। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 + 3 हो गया, भाग आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, समझ गए। 3/3 है, तो यहां पर जाहिर सी बात है 1 ही आ जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर 3 ही आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 लिखा था हमने, है ना, इसको 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, 3, 3/3 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब फिर इसको देखिए साथियों, ये 2 हमने यहां पर लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा साथियों, तो 2 1 रहेगा ना, तो वो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, नीचे आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और उस 8 की गुणा साथियों हम 2 से कर देंगे, तो 8 दूना 16, यानी कि यहां पर आप 16 लिखिए, 16 आ गया, प्लस आपका कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, या इसको हम कितना, 1.5 भी कह सकते हैं, यानी कि 1.5 भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इन सब को आप लोग जोड़ लीजिए, 16 19 हो जाएगा, और 3 है ना, 19 20, और लगभग कितना हो जाएगा, 19 20 मतलब 20.5 के आसपास सातु आ जाएगा। तो 20.5 की अगर सातु बात करें, लगभग सातु 21 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा है। यदि उसने 72 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 16% का लाभ होता। यानी कि ये जो 72 रुपए है ना, ये 8% हानि और 16% के अंतर है। यानी कि 8% की हानि पर और 16% के लाभ पर टोटल डिफरेंस कितना है? टोटल डिफरेंस जो होगा वो 24% का होगा। यानी कि ये जो 72 है ना, ये 24% है। तो जब 24% की वैल्यू 72 है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो 24% की वैल्यू 72 है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये आ गई 1% की वैल्यू, 100 से गुणा कर दीजिए साथियों, 100% की वैल्यू आ जाएगी 24 तियां, 3 की 100 से करेंगे 300 आ जाएगी। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा साथियों? 300 होगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि एक बेलन और एक शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। कितना है? 1:2 है। और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो कह रहे कि बेलन और शंकु का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को भी बहुत आसान बना देते हैं। देखिए आपको यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बेलन के आयतन का सूत्र आपको सातों मालूम होना चाहिए और शंकु के आयतन का सूत्र आपको सातों मालूम होना चाहिए। शंकु के आयतन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको सातों मालूम होना चाहिए। कैसे हैं? देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है।
तो बेलन की अगर बात करते हैं साथियों पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु की अगर हम बात करते हैं तो साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब वैल्यू साथियों पुट कर दीजिए, लेकिन जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए। जैसे कि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करें तो यदि एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि अगर बात करते हैं बेलन का त्रिज्या कितनी है, 1 है, बेलन की त्रिज्या साथियों कितनी है, 1 है, तो यहां पर 1 × 1 आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं कितनी है साथियों, 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इधर अगर बात करते हैं साथियों, इधर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये एक काम करिए, ये जो 3 है ना साथियों, ये कूदकर बराबर लगाए, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाए, तो साथियों ये 3 यहां पर आ जाएगा। और इधर क्या है, आर स्क्वायर। अब आर कितनी है साथियों, शंकु की अगर बात करें तो 2 है, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करें साथियों 1 है। इतनी बात क्लियर हो गई। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, 3, इधर क्या बचा, 2, यानी कि यही आपका अनुपात हो जाएगा 3:2। तो मैं कहूंगा बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात क्या है, 3:2 है। 3:2 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि किसी संख्या का 62% कितना, यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी वस्तु के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। मान लीजिए वो संख्या सातों हम x मान लेते, तो इस संख्या का 62%, इस संख्या का 62% और वो दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, तो इस दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, बराबर लगा दिया। तो यहां से x और y का अनुपात आपको सातों निकाल लेना है। समझ गए, चलिए तो बराबर लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। जैसे कि आपका x इधर है, y इधर, तो y इधर आ जाएगा बराबर 3/5 ये है, और ये 100 है, तो ये इधर चला जाएगा। और अगर बात करते हैं ये 62 है, 62 आपका नीचे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको कट करें तो ये 20 आ जाएगा, और कट कर सकते हैं साथियों, 2 से कट करें 10 आ जाएगा, 3 और 1 इतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, अगर बात करते हैं 30/31 इसका अनुपात आ जाएगा। x अगर 30 है तो y 31 होगा। तो 30:31 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर साथियों ए में लिखा हुआ है। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने कि एक दुकानदार 5500 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है, ठीक है, 5500 रुपए में खरीदा। 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 1070 का लाभ होता है, यानी कि वो 10% की छूट दे देता है, तब भी उसको 1070 का लाभ होता है। देखिए उस दुकानदार ने 5500 रुपए में तो वो कंप्यूटर खरीदा था, है ना, ये क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य निकालोगे, इसमें लाभ भी जोड़िए। लाभ कितना हो रहा है, उसको 1070 रुपए का सातों लाभ हो रहा है। तो पूरा ये तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य की अगर बात करें, विक्रय मूल्य आपका कितना निकलेगा, 0 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ये क्या हो गया, ये आपका सातों विक्रय मूल्य निकल कर आ गया यहां पर। तो उसके बाद अगर बात करें, अब जो 6500 अगर बात करें, 6500 जो 70 रुपए ये विक्रय मूल्य निकल कर आया है, कह रहे हैं कि यदि 10% की छूट देने के बाद भी, 10% की छूट देने के बाद, यानी कि 10% की छूट दी गई है, यानी कि उसको 90% में साथियों हुआ है मामला उसका तय। तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य क्या, कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य की अगर बात करें 100% होगा, तो 90% की वैल्यू 6570 है। 100% की वैल्यू क्या होगी, निकाल लीजिए, 6570 बटे 90 आ जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 73 की गुणा 2 0 से करा लीजिए, है ना, मतलब 7300 यहां पर आ जाएगा। मतलब 73 की गुणा 100 से कराना, डबल 0 से नहीं कराना, 100 से कराएंगे तो 7300 आपका जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना होगा, 7300 होगा। 7300 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बस साथियों, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और SSC GD की ऑल क्लासेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उन सारी क्लासेस